गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। ये हमारा जो वीडियो है पार्ट 3 वीडियो है और धातु अधातु चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इसमें पहला और दूसरा हो गया है। तो आप लोग वहाँ जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में ये चैप्टर जो है लास्ट होगा। कुछ इसमें डिफिनेशन बचा हुआ था तो वही सब हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले था संक्षारण, जैसे हमने लिखे थे खनिज को पहले, तो यहाँ ले लिए संक्षारण। तो संक्षारण हम किसको कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ में जैसे मान के चलो कि लोहा है, उसमें जब जंग लग जाता है उसको कैसे बचाएंगे, जंग कैसे लगता है, तो यही सब समझ। संक्षारण वायुमंडल में नमी, आर्द्रता, अम्ल व गैस के कारण धातुओं को खराब होने को संक्षारण कहते हैं। यानी कि अगर मान के चलो कोई लोहा है, सरिया जो होता है, कहीं उसको रख दो और खुला स्थान में है, अब उसमें मान लो ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी रहता, उसकी कमी या वर्षा हुआ या कुछ पानी की बूंद पड़ा और उसमें जब हवा लगता है तो थोड़ी सी उसमें जंग पकड़ लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझ गया? यानी कि धातु खराब हो जाता, जंग लग गया तो खराब हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण। समझ गया? आगे ये भी बताएंगे कि मान के चलो धातु खराब हो गया तो खराब होने से कैसे बचाए, खराब किस किस के कारण होता है। समझ गया? तो सबसे पहले संक्षारण किसको कहते हैं ये लिख लो। वायुमंडल में नमी, आर्द्रता, अम्ल व गैसों के कारण धातुओं को खराब होने को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो समझ गया? अब देखो, धातु खराब होने का कारण निम्न है। धातु किस कारण से खराब होता है, इसका कारण निम्न है। ऑक्सीजन से भी होता है, नमी, अम्ल, गैस। मेन तरफ से देखा जाए तो ऑक्सीजन, जैसे वर्षा हुआ उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है हवा में। जैसे अब मान के चलो तो जब वर्षा होगा तो कोई लोहा हो, कोई भी वस्तु हो, भीगेगा। अब भीगने के बाद जब बाहर में रहेगा खुले में तो ऑक्सीजन से संपर्क करेगा, फिर क्या होता है, वो खराब हो जाता है। समझ गया? इसके बाद आता है कि धातु को खराब होने से, यानी कि संक्षारण होने से कैसे बचाए। धातु खराब होने से हम कैसे बचाए। जैसे मान के चलो घर में कोई दरवाज़ा लगाया, चाहे लोहा का हो चाहे लकड़ी का हो, उसको मतलब कि खराब होने से बचाता है ना, पेंट करके, पॉलिश करके। तो वही यहाँ पे है कि धातु को संक्षारण होने से कैसे बचाए, तो पेंट करके। दूसरी तरफ ऑयल लगाकर, जैसे मोटरसाइकिल रहता है तो सब में क्या होता है, देखता होगा व्यक्ति, साफ सुथरा कर लेता है, उसके बाद उसमें कुछ तेल लगाता है ताकि वो सही रहे। समझ गया? ग्रीस लगाकर, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, लोहा जो होता है उस पर जिंक की परत चढ़ाकर कोई पेंट लोहा में किया जाता है ताकि लोहा खराब ना हो। आगे आता है जस्तीकरण, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। समझ गया? यहाँ पे एक क्वेश्चन बस बन सकता है यहाँ पे कि लोहे को संक्षारण से कैसे बचाए या उन खराब होने के से बचाने के लिए 2 उपाय लिखे। समझ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बना लेना। समझ गया? जस्तीकरण या यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, तीनों एक ही नाम है। जस्तीकरण बोलो, यसद लेपन बोलो, गैल्वेनीकरण, तीनों एक ही नाम है। ये नहीं कि अलग अलग नाम है, तीनों एक ही नाम है, इसलिए 3 नाम यहाँ पे हम दर्शा दिए। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यसद लेपन, गैल्वेनीकरण। समझ गया? जब भी कोई लोहा है, यानी उसको खराब होने से जब हम बचाते हैं, उस पर किसी चीज़ का, धातु का पेंट चढ़ाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जस्तीकरण, यसद लेपन, गैल्वेनीकरण। समझ गया कि नहीं? जैसे मैं लिख लेना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जो जंग लगता है उसी से लगने से पहले ही उस पर पेंट अगर कर देता है तो जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण जो होता है ना, मुख्य रूप से एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम जो धातु है उसमें होता है। समझ गया? तो एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर अन्य धातु के लेप चढ़ाई जाती है। इस विधि को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर जब किसी धातु का लेप चढ़ाया जाता है तो उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पे किसी धातु का लेप क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि वो खराब ना हो, संक्षारण ना हो। समझिए? खराब होने से बचे, इसीलिए लेप चढ़ाई जाती है। एनोडीकरण मुख्य रूप से किसमें होता है, एल्युमिनियम में, ध्यान रखना। अब है खनिज किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज, ये सब 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में के टाइप में भी दे देगा या सब्जेक्टिव में देगा, 2 नंबर में देगा। ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के कण हो उसे खनिज कहते हैं। जिस पदार्थ में धातु के कण पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। याद हो गया?
ऐसे पदार्थ जिसमें धातु का कण पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, याद रखना। अयस्क, ऐसे खनिज जिसके अधिकांश मात्रा में धातु पाए जाते अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज, उस खनिज को कहते हैं अयस्क जिसके अधिकांश मात्रा में धातु पाए जाते हैं। समझ गया? ऐसे खनिज जिसमें अधिकांश मात्रा में क्या पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। समझ गया? जैसे मान के चलो अयस्क निकालने में क्या होता है कि उसमें कम खर्चा लगता है। अयस्क को जब निकालेगा बाहर तो उसमें कम खर्चा आता है, और जिसमें कम खर्चा लगता है उसी को हम अयस्क कहते हैं। आगे समझ में? यानी कि खनिज किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में कण पाए जाते हैं धातु के, और ऐसे खनिज जिसमें अधिकांश मात्रा में धातु पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। समझ गया? सभी बच्चे समझ गए? अब मैं आगे इनको थोड़ा सा मिटा के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन हमने लिए हैं कि क्या सभी खनिज अयस्क हैं? जितने भी खनिज है क्या वो अयस्क हैं? नहीं, जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं है। समझ गया? क्या जितने भी अयस्क है सब खनिज है? हाँ सब है। जितने, देखो अयस्क जो है किससे बनता है? खनिज से। तो जितने भी खनिज होगा वो अयस्क। समझ गया? जितने भी अयस्क है वो सब खनिज है, और जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं है। समझ गया? जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं है, और जितने भी अयस्क है वो खनिज है, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बनता है। इसीलिए जितने भी अयस्क होगा क्या होगा? खनिज होगा, और जितने भी अयस्क है वो सब क्या है? बताओ जल्दी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितने भी अयस्क है सब खनिज है। समझ में आया? जितने भी खनिज है सब अयस्क नहीं है, ये याद रखना। जितने भी खनिज है सब अयस्क नहीं है, लेकिन जितने भी अयस्क है सब खनिज है, ये याद रखना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, क्या सभी अयस्क खनिज है? तो यस कर देना। क्या सभी खनिज अयस्क है? तो नो कर देना। समझ गया? धातु से बनता है अयस्क या अयस्क से बनता है धातु? बताओ, धातु से बनता है अयस्क या अयस्क से बनता है धातु? तो हमेशा जो होता है ना, क्या होता है? अयस्क से ही धातु बनता है। हमेशा किससे बनता है? अयस्क से धातु बनता है, ये याद रखना। कभी भी अगर क्वेश्चन कर दे कि जितने भी अयस्क है वो खनिज हैं, तो हाँ है। जितने भी खनिज है अयस्क है, तो नहीं, ये नहीं है। समझ गया? दूसरी कि हमेशा जो है अयस्क से क्या बनता है? धातु। धातु से अयस्क नहीं बनता है, अयस्क से धातु बनता है, लेकिन धातु से अयस्क नहीं बनता, याद रखना। जस्ता जिंक के प्रमुख अयस्क, जस्ता जो है जिंक जर्डन, इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन है? तो इनके प्रमुख अयस्क देखा जाए तो 3 है। जस्ता जो है जिनके प्रमुख अयस्क 3 है। कौन कौन है? तो जिंक ब्लेड है, क्लेमाइन है, जिंकाइट है। जिंक ब्लेड, क्लेमाइन और जिंकाइट, ये जस्ता के प्रमुख 3 अयस्क है। ये जस्ता की क्या है? प्रमुख 3 अयस्क है। अगला आता है पारा या मरकरी के प्रमुख अयस्क। पारा या मरकरी यानी Hg के प्रमुख अयस्क सिनेबार है। क्या है? सिनेबार। तो ऑब्जेक्टिव में लिख लेना। लिखेगा जैसे मान के चलो एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में मरकरी के प्रमुख अयस्क कौन है, और उसमें दे देगा 3-4 ऑप्शन। तो उसमें यानी कि सिनेबार जब ऑप्शन रहेगा जिस नंबर पे, उसको टिक लगा देना। आए समझ में? आगे चलते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, या एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? उसके प्रमुख अयस्क क्या है या किससे प्राप्त होता है? समझ गया? तो उनके 3 हैं, बक्साइट, क्रोंडम, क्रायोलाइट। बक्साइट, क्रोंडम, क्रायोलाइट, ये है एल्युमिनियम के प्रमुख 3 अयस्क, और इसी से एल्युमिनियम क्या होता है? प्राप्त होता है। याद रखना। किससे? बक्साइट से, क्रोंडम से, क्रायोलाइट से। ये हो गया तुमको किसका? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क भी हो गया, और इन्हीं से प्राप्त होता है। याद रखना। लोहे के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये है। लोहे के जो है प्रमुख अयस्क कौन कौन है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कभी भी ऑब्जेक्टिव दे देगा
और उसमें से मान के चलो अगर दो ऑप्शन है और दोनों, एक में मैग्नेटाइट एक में हेमेटाइट दोनों दे दिया, तो या मान के चलो AB या CD ऐसे करके, तो दोनों लिख देना, या फिर सभी इनमें से तो कुछ और दे देगा, तब तो सभी नहीं होगा, लेकिन याद रखना ये सब कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो समझ गया ना, लोहे का प्रमुख अयस्क। सबसे अच्छा लोहा पूछे तो क्या होगा? पिटवा लोहा। कभी भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा क्वेश्चन कर दे कि सबसे अच्छा लोहा, तो पिटवा लोहा। समझ गया? तो लोहे का प्रमुख अयस्क एग्जाम में आ जाएगा तो लिख लेना। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। चांदी का रंग किस कारण से काला होता है? चांदी का जो रंग काला पड़ जाता है किस कारण से? SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण चांदी का रंग क्या होता है? काला हो जाता है। अगला आता है पित्तल का रंग पीला क्यों होता है? पित्तल को देखागा, उसका रंग पीला क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पित्तल का रंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पीला होता है। लोहे का रंग भूरा क्यों होता है? भूरा कलर का लोहा क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन गैस के कारण होता है लोहे का रंग भूरा। याद रखना, चांदी का रंग काला सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, पित्तल का रंग पीला किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और लोहे का रंग भूरा होता है ऑक्सीजन गैस के कारण। समझ गया? इस संसार में 3 चीज़ है। इस दुनिया में देखा जाए, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, दुनिया है, इसमें 3 चीज़ है। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण, जिसका कोई संकेत हो, जिसका कोई संकेत हो उसको हम तत्व कहते हैं, और उसी तत्व संकेत से जो कोई फार्मूला बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। और जिसका ना संकेत हो, ना तत्व हो, ना फार्मूला हो, ना संकेत हो, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। समझ गया? तो याद रखना, इन क्वेश्चन को लिख लेना। तो पूछ देगा तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखना कोई भी चीज़ जिसमें संकेत हो तत्व कहलाते हैं। कोई भी चीज़ जो तत्व मिलकर आपस में बंधन बनाते हैं तो फार्मूला कहलाते हैं। जैसे मान के चलो कि तत्व में जैसे एल्युमिनियम है, कार्बन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, ये सब तत्व है, और इसका संकेत है कार्बन है। समझ गया? ये सब जब फार्मूला बनाएगा मिला के, जैसे मान के चलो फार्मूला बना रहा है H2O, हीलियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना रहा है? एक फार्मूला बना रहा है। तो ये हो गया जल। कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर एक फार्मूला बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 अमोनिया साइनाइड का फार्मूला हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला हो गया। तो ये सब क्या है? फार्मूला है। तो यहाँ पे देख रहा है ना, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तत्व मिलकर क्या एक फार्मूला बना रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक। जिसका ना कोई फार्मूला हो ना कोई तत्व हो उसको हम लोग मिश्रण करते हैं। जैसे मान के चलो शरबत को देखा होगा, दाल चोखा सलाद ये सब जो होता है, इस सब का क्या है? ना तो कोई संकेत मिलता है और ना ही कोई फार्मूला मिलता है। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो दुनिया की ये 3 चीज़ समझ गए कौन कौन? तो यौगिक, तत्व, मिश्रण। समझ गए? तत्व किसको कहते हैं, मिश्रण किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं? सभी बच्चे अच्छे से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, ध्यान रखना कि हवा भी है एक प्रकार का मिश्रण। हवा क्या है? हवा में भी कई प्रकार के गैस मिले हुए हैं, तो हवा भी एक प्रकार के मिश्रण है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब भी मिला हुआ रहता है। तो हवा भी एक प्रकार का मिश्रण है। यौगिक 2 होते हैं। यौगिक जो होता है वो 2 होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन मिला हो कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं मिला हो अकार्बनिक यौगिक। याद रखना। तो यौगिक कितने होते हैं? 2 होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। समझ गया? जिसलिए मैं मान के चलो यहाँ पे देखो, जैसे NH2 लिया हो, इसमें C नहीं है तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक नहीं है, और इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया। समझ गया? ये हो गया अकार्बनिक यौगिक, ये हो गया कार्बनिक यौगिक। याद रखना। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ जिसमें अगर किसी चीज़ को हम मिला दे, हम उसको फिर अलग नहीं कर सकते, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। और एक मिश्रण होता है किसी चीज़ को अगर हम मिला दे और फिर से चाहे तो उसको अलग कर ले, तो विसमांगी मिश्रण। जैसे मान के चलो कोई दाल बनाता है, और दाल अच्छी तरह से अगर पक जाता है, घुल जाता है, कुकर में अगर दाल को अच्छे तरह 3-4 सीटी लगा देता है, 4-5 सीटी, तो
पूरी तरह से वो घुल मिल जाता है तो वो हो गया समांगी मिश्रण। और उसी में अगर एक सीटी लगा के कुकर में छोड़ दिया जाए या थोड़ा सा मान के चलो पानी उबला उसको छोड़ दिया जाए तो विसमांगी, वो दाल अलग अलग रहे। जैसे बिना पका हुआ दाल को अगर पानी के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या हो, विसमांगी मिश्रण आ जाता है। समझ गया। आगे याद रखना कि सम्मिश्रण दो प्रकार के हैं, समांगी विसमांगी। समझ गया। मिश्र धातु, मिश्र धातु कैसे बनता है? धातु और धातु के मिलने से बनता है मिश्र धातु। जब दो धातु आपस में मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु। समझ गया। अब जैसे मान के चलो पित्तल जो बनता है तांबा और जस्ता से, पित्तल किससे बनता है? तांबा और जस्ता के मिलने से पित्तल बनता है। उसी तरह प्रकार सोल्डर जो है तांबा और टीन के मिलने से बनता है। सोल्डर जो होता है तांबा और टीन के मिलने से बना होता है। इस्पात, इस्पात के बारे में बात करें तो लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, इस्पात 3 धातु से मिलकर बना होता है, लोहा निकेल क्रोमियम। समझ गया। गैंग किसे कहती है? एक पॉइंट छूट गया था कि गैंग किसे कहते हैं। तो अयस्क में धातु के अलावे पाए जाने वाले अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थ को गैंग कहते हैं। अयस्क जो होता है उसमें धातु के अलावा कोई और ऐसा पदार्थ मिला होता है जिसका उपयोग नहीं करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है, अगर वो उसमें मिला रहता उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? गैंग। तो लिख लेना, अयस्क में धातु के अलावे पाए जाने वाले अनावश्यक अनुपयोगी, अनावश्यक यानी उसका आवश्यक भी नहीं है और उपयोग भी नहीं है, अनुपयोगी मतलब उपयोग भी नहीं है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। समझ गया। अब अयस्क के प्रकार, अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? अयस्क जो होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ अयस्क जो है ऑक्साइड होते हैं, कुछ सल्फाइड होते हैं, कुछ कार्बोनेट होते हैं, कुछ हेलाइड होते हैं, कुछ फास्फेट होते हैं। समझ गया। अयस्क जो होता है, कुछ अयस्क को देखेगा तो सल्फाइड होता है, कुछ ऑक्साइड होता है, कुछ कार्बोनेट होता है, कुछ हेलाइड होता है, कुछ फास्फेट होता है। अब जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड। तो अयस्क जो होते हैं इनके प्रकार निम्न होते हैं। निम्न लिख देना, 2-4-5 प्रकार का होता है लेकिन तुम लोग निम्न लिख देना ताकि उसमें सब आ जाता है। समझ गया। या निम्नलिखित प्रकार के अयस्क होते हैं ऑक्साइड, कार्बोनेट, हेलाइड, फास्फेट, और 2-4 ठो को उदाहरण दे देना। समझ गया। तो इतना तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ 1-2 डिफिनेशन बचा है, उसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो रहा है। चलो आगे देखो। निष्पातन, ये भी छूट गया था, उसके बाद भर्जन है, 2 छूट गया था। निष्पातन, यह अयस्क से धातु निकालने की एक विधि है। इस विधि में ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके इससे धातु निकाले जाते हैं। निष्पातन क्या है? एक धातु निकालने की विधि है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है अयस्क को और धातु को निकाला जाता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु में ऑक्साइड में बदलने की विधि को भर्जन कहते हैं। अयस्क में क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है और धातु को बदल देते हैं। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? धातु किस में बदलता है? ऑक्साइड में। इसी विधि को हम लोग भर्जन कहते हैं। तो दोनों यहाँ पे दे दिया हूँ। यह अयस्क से धातु निकालने की एक विधि है। इस विधि में ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर इससे धातु निकाले जाते हैं जिसे हम निष्पातन कहते हैं। भर्जन, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। समझ गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन छूट गया है, यह है निष्पातन और भर्जन में अंतर। तो याद रखना अंतर कैसे लिखेंगे, तुम लोग किताब में देख लेना, अंतर लिखा होगा। या मान के चलो पहला अंतर लिख देना कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जो धातु निकालते हैं, तो पहला अंतर। दूसरा, इसमें क्या? अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें लिखना अनुपस्थिति में, इसमें उपस्थिति में। और दूसरा नंबर में लिख देना यह ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है इसमें, और इसमें लिख देना यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें किसमें? इसमें लिखना कार्बोनेट अयस्कों के लिए, इसमें लिखना सल्फाइड अयस्कों के लिए। समझ गया। और भी 1-2 अंतर लिख लेना। समझ गया। तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। अगर इस चैप्टर में कोई भी सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, अगर छूट रहा है, ऑब्जेक्टिव लिखा देंगे क्वेश्चन।
सब्जेक्टिव भी लिखा देंगे। अगर कोई छूट रहा होगा इसमें पॉइंट नहीं जिसको समझ में आया, या कुछ ऐसे पॉइंट है जो छूट गया हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये चीज़ छूट गया, नहीं बताया गया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उनको भी हम समझा देंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद जो हमारा ये केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर था, अब जो है वो बायो चलेगा। और बायो में पहला है जैव प्रक्रम। तो यही चैप्टर जो है चालू करेंगे। इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ दिन के लिए रोकेंगे। बायो से भी 3 चैप्टर लेंगे, फिर जो है शुरू करेंगे फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को। इसे करते करते सबको पूरा कर देंगे, समझ गया। तो चैनल पर जो भी बच्चे बने हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।